हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम रीजनल ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक है वो करने वाले हैं, जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। ठीक है। सबसे पहले हम मेट्रोपॉलिटन का मीनिंग देख लेते हैं। मेट्रोपोलिस ग्रीक है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है। इसे महानगर व मृत नगर, ठीक है, जैसे नामों से भी जाना जाता है। किसी नगर को महानगर तब कहा जाता है जब अन्य नगर उससे समान दूरी पर स्थित होने लगे और महानगर उन नगरों को सेवा प्रदान करने लगे। यानी कि यदि कोई एक महानगर की संज्ञा देने के लिए यदि कोई नगर यहाँ स्थित है और वे अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने लगे तो उसे हम महानगर कह सकते हैं। किसी नगर, गांव, कस्बे आदि से जब महानगर में कच्चा माल जाने लगता है तब महानगर नगरों व आदि कस्बों की जरूरतों को पूरा करने लगता है। यानी कि जब किसी छोटे क्षेत्र से बड़े क्षेत्र यानी महानगर के अंदर कच्चा माल जाने लगता है तब महानगर उन छोटे क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने लगता है। सम्मेल्स महोदय ने देश के सबसे बड़े या प्रधान नगर को मेट्रोपॉलिटन कहा है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या रखने वाले नगरों को महानगरों की संज्ञा वो दी जाती है। यानी कि भारत के अंदर है वो 10 लाख से ज़्यादा या 10 लाख जनसंख्या जिस नगर में होती है उस नगर को महानगर की संज्ञा वो दी जाती है। एक कस्बा या नगर महानगर के रूप में तब बदलता है जब वहां पर भौतिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक स्तर की क्रियाएं आदि अधिक होने लगे। वहां से सभी क्रियाओं की वस्तुओं का विस्तार है वो फैलने लगे। ठीक है। विश्व में महानगरों की संस्कृति का जन्म इंग्लैंड से माना जाता है। यानी कि सबसे पहले महानगर इंग्लैंड में महानगरों की संज्ञा है वो इंग्लैंड में दी गई थी, जहां लंदन है वो प्रथम महानगर के रूप में उभरा था। भारत में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले स्थान को मेगा सिटी के नाम से जाना जाता है। 10 लाख या उससे अधिक को महानगर और 1 करोड़ से या 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या रखने वाले नगर को मेगा सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ कलकत्ता व मुंबई 2 मेगा सिटी है। अब थोड़ी महानगरों की विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले महानगरीय प्रदेश अपने क्षेत्र के विस्तार का निर्धारण करते हैं और वे देश की वित्तीय राजधानी होती है। ये हर प्रकार की क्रियाओं के मुख्य केंद्र होते हैं। योजना के आधार पर महानगरों की कुछ विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन। किसी भी महानगर का किसी भी महानगर का महत्व उसके सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन आदि पर आधारित होता है। महानगरों में लगभग सभी लोग उच्च जीवन स्तर व्यतीत करते हैं वे करना चाहिए। दूसरा है वो महानगर की विशेषता होती है मजबूत संचार तंत्र। किसी भी महानगर में मजबूत संचार तंत्र होना जरूरी है, जिससे उस नगर के कोने कोने संचार सुविधा से बंधे होते हैं। ठीक है। अगली जो विशेषता होनी चाहिए किसी महानगर के अंदर वो है मजबूत यातायात। किसी भी महानगर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वह क्रिया, सेवा व सम्मान आदि का आयात व निर्यात करने के लिए अच्छे यातायात की व्यवस्था होनी जरूरी है। अगली है विशेषता है जो किसी महानगर के अंदर होनी चाहिए, आर्थिक पहचान एक व एकरूपता। किसी महानगर में सभी के पास आर्थिक पहचान होनी चाहिए व सभी को एक समान अधिकार होना चाहिए। भारत में कमजोर परिवहन व कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण महानगरों के निर्धारण में निम्नलिखित कठिनाइयां वो आती हैं। ये थी दोस्तों इस चार किसी महानगर के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि भारत के अंदर कमजोर परिवहन व कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण किसी महानगर के अंदर यानी कि महानगर उभरने के में क्या क्या कठिनाइयां वो देखने को मिलती हैं। सबसे पहले भारत में नगर जितना बड़ा होता है महानगर भी उतना ही बड़ा होता है। यानी कि नगर और महानगर को अलग अलग करना वो कठिन होता है। भारत में कई भौतिक रुकावटों के कारण संचार लाइनें व सुविधाएं पूरी नहीं हो पाती।
तीसरा है महानगरों में भारत में कम जनसंख्या पाई जाती है और कम जनसंख्या का महानगर में बसाव होने के कारण उसका विकास है वो नहीं हो पाता है। दोस्तों कुछ भारत के अंदर है वो वृहत नगर और महानगर है वो देखने को मिलते हैं। ये जो बॉक्स के अंदर है ये महानगर है और ये जो बड़े बॉक्स के अंदर है ये वृहत नगर है। इसमें पहला है चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, ठीक है, दिल्ली आदि, ये सब है ये हमारे वृहत नगर हैं। और जो बाकी हैं वो हैं महानगर। महानगरों के लिए योजना की आवश्यकता है वो क्यों होती है? सबसे पहले स्थान की कमी, यानी कि किसी महानगर की स्थापना करते हैं तो उसमें योजना बनाने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि किसी महानगर को बनाने के लिए ये चीज़ें, जितने पॉइंट्स हैं ये ज़रूरी होते हैं और इनका समाधान व किस प्रकार से इनको उपयोग करना चाहिए उसका बताया जाता है और उस योजना के तरीके से उसको पूरे किया जाता है। सबसे पहले है स्थान की कमी। दूसरी है आवासीय समस्या, यानी कि किसी महानगर के अंदर आवास को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि जो जनसंख्या है वो अधिक से अधिक विकसित हो सके और अधिक से अधिक है वो देश का विकास हो सके और महानगर वह उच्च बन सके। अगली है बढ़ता प्रदूषण है वो महानगरों में कम होना चाहिए। भीड़ है वो भीड़ भाड़ जो एरिया है वो महानगरों में कम होना चाहिए। यातायात समस्या है वो यानी कि दूर होनी चाहिए। बस्तियों की समस्या वो भी दूर होनी चाहिए। जल निकास है वो अधिक होना चाहिए। बिजली पानी वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। खाद्य वस्तुएं हैं वो भी किसी महानगर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। कूड़ा कचरा महानगर से बाहर होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं वो अधिक होनी चाहिए। मनोरंजन भी अधिक जो मनोरंजन के साधन हैं यानी कि जैसे सिनेमा वगैरह ये सब अधिक होनी चाहिए। शिक्षा का स्तर है वो ऊंचा होना चाहिए। प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो सटीक व उच्च होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया। दिल्ली महानगर की सीमा के चारों ओर 50 किलोमीटर तक फैले नगरीय केंद्र जैसे कि फरीदाबाद, बहादुरगढ़, गुड़गांव, बल्लभगढ़, सोनीपत आदि को मिलाने से जो क्षेत्र बनता है उसे दिल्ली महानगरीय प्रदेश है वो कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 2080 वर्ग किलोमीटर माना गया है लगभग। दिल्ली महानगरीय प्रदेश के बाहर भी दिल्ली का प्रभाव क्षेत्र दिखाई देता है और उन बाहरी क्षेत्रों को जोड़ने पर बने क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश का नाम है वो दिया जाता है। दिल्ली महानगरीय प्रदेश की है वो कुछ समस्याएं हैं जो इस प्रकार से हैं। पहली समस्या है बढ़ती जनसंख्या। दिल्ली महानगरीय प्रदेश में जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से वहां संसाधन नहीं बढ़ रहे और लोगों की आम जरूरतों को पूरा करने में भी समस्या का सामना वो करना पड़ रहा है। लोगों को स्थान न मिलने के कारण वहां झोपड़ियां आदि का अधिक विकास होता है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है और वहां का जीवन स्तर है वो गिर रहा है। अगली जो समस्या है वो है उद्योग के लिए स्थान की कमी। आज़ादी के बाद से ही दिल्ली में अनेक उद्योग स्थापित हुए परंतु बिना योजना के स्थापित होने के कारण सभी उद्योग है वो कहीं कहीं पे मनचाही जगह पे स्थापित हो गए। ये स्थान व स्वास्थ्य के लिए बहुत साबित हुए स्वास्थ्य के लिए साबित हुए। बिना योजना के कारण यहाँ छोटे बड़े हर प्रकार के उद्योग धंधे बिना योजना के स्थापित हो गए और आज नए उद्योग के लिए दिल्ली के अंदर कोई भी जगह नहीं बची है। अगर यही उद्योग योजना के तरीके से बनाए जाते तो वो आज नए उद्योगों के लिए है वो उसके अंदर स्थान होता है। ठीक है। अगली जो समस्या है अगली जो समस्या है वो है भवनों इमारतों की समस्या। अनियमित रूप से उद्योगों की स्थापना व बढ़ती जनसंख्या के कारण जो स्थान इमारतों को मिलता है जैसे स्कूल, अस्पताल, मनोरंजन, परिवहन आदि वे पर्याप्त नहीं है और इन इमारतों की संख्या कम होने के कारण लोगों को जो सुविधा एक महानगर में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। ठीक है। चौथी जो समस्या है वो है प्रदूषण व परिवहन की समस्या। चलने वाले वाहनों से तेजी से प्रदूषण हो रहा है और अनियंत्रित कारखानों के स्थापित होने से उनसे निकलने वाली जहरीली गैसों से प्रदूषण आदि का समस्या आ रही है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं दिल्ली मास्टर प्लान। दिल्ली की जनसंख्या तेजी से बढ़ने व कम सुविधाएं लोगों को मिलने व बढ़ते प्रदूषण से होने वाली समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने नवंबर 1955 में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अथॉरिटी डीडीए की स्थापना की। ठीक है। इसके एक महीने बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नगर नियोजन संगठन टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस टीपीओ की स्थापना है वो की गई। 8 जुलाई 1960 में कई सर्वेक्षणों व अध्ययनों के चलते मास्टर प्लान हो तैयार हो गया था। यानी कि मास्टर प्लान 8 जुलाई 1960 के अंदर है वो तैयार होकर पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। मास्टर प्लान का मुख्य कार्य बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना, सभी प्रकार की सुख सुविधा सेवा आदि को लोगों को प्रदान करना इत्यादि, ये सब इसके अंदर जोड़े गए थे। दिल्ली मास्टर प्लान की कुछ विशेषताएं थी जो इस प्रकार से है। दिल्ली के मास्टर प्लान में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि विभिन्न सामुदायिक केंद्रों को ऐसे स्थानों पर बनाया जाए जहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो पाए और वो स्थान दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के में सक्षम हो। अगली जो विशेषताएं थी, दिल्ली महानगर के लिए 2 मुख्य केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्रों को 2 उप व्यापारिक केंद्र होंगे। अगली जो मास्टर प्लान की विशेषता थी, 500 से 1000 व्यक्तियों के लिए कम से कम एक छोटे बड़े स्कूल आदि की व्यवस्था होगी। प्रत्येक जिले के केंद्र पर एक सरकारी अस्पताल होगा। 4 से 5 कॉलेजों के लिए एक महाविद्यालय विश्वविद्यालय की सुविधा वह उपलब्ध हो कराई जाएगी। मास्टर प्लान में हरित पेटी को भी शामिल किया जाएगा। सभी नगरीय क्षेत्रों के लिए पार्कों की व्यवस्था है वो की जाएगी। प्रत्येक क्षेत्र में मनोरंजन के लिए उचित संसाधन होंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के विकास की योजनाएं। योजना राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश एनसीआर के विकास के लिए निम्न 5 प्रारूप निर्धारित किए गए। पहला है उपनगर, दूसरा है महानगरीय केंद्र, अगला है बहुनगर, अगला है अंगुल योजना, अगला है आर्य कॉरिडोर योजना। ठीक है। ये थी इसके प्रारूप के निर्धारक। तो दोस्तों आज हमने ये देख लिया मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग किस प्रकार से होती है। ठीक है। इसके बारे में कुछ जानकारी आपको मिली होगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कुछ गलती हुई हो तो कृपया करके माफ़ कर देना और कुछ इसमें रहता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।